हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब उसमें हम लोगों ने अभी तक कुछ 7-8 क्वेश्चन देख लिए थे। तो बेसिक चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया था। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर वाला रिलेशन हम लोगों ने देख लिया था। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर वाला रिलेशन हम लोगों ने देख लिया था। एक बार फॉर्मूले में डायरेक्ट रेजिस्टेंस दिया होगा तो लगा लेंगे, एक बार वोल्टेज और करंट देके रेजिस्टेंस पूछ लेगा तो लगा देंगे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 है। आप एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन में कहता है द अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10 to the power -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलोवोल्ट बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस रिजल्ट्स ड्यू टू द लो कंडक्टिविटी ऑफ द लोअर टेम्परेचर इन a current of only 1800 ampere over the entire globe. If there were no mechanism of sustaining atmospheric current field, how much time roughly would be required to neutralize the Earth's surface? और तुमको रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया 6.37 10 to the power 6 मीटर। तो क्वेश्चन में तुमसे कहा गया कि जो अर्थ है उसकी एक नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्या है? नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे दी है? 10 to the power -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये गिवन है। कहते हैं एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच में या एटमॉस्फेयर में 1800 एम्पीयर की करंट लगातार प्रोड्यूस होती रहती है, बनती रहती है। देखते हो लाइटनिंग की वजह से कितनी खतरनाक लाइटनिंग होती है, चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में 1800 एम्पीयर की करंट लगभग प्रोड्यूस होती रहती है, बनती रहती है या स्टेबल रहती है। तो करंट की वैल्यू कितनी दे दी? 1800 एम्पीयर। 1800 एम्पीयर कहता है एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच में, एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 400 किलोवोल्ट होता है। सोचो 400 किलोवोल्ट 400,000 वोल्ट, 400,000 सोच के देखो। तो 400,000 का मतलब कितना? 4 लाख वोल्ट लगभग। तो 400,000 देखो 4 लाख वोल्ट एटमॉस्फेयर के और अर्थ के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो कहता क्या है, पूछता क्या है तो बताओ कितने टाइम में अर्थ को न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। मतलब एटमॉस्फेयर में करंट 1800 एम्पीयर है, पोटेंशियल डिफरेंस 400 किलोवोल्ट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 10 to the power -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो कितने टाइम में अर्थ को न्यूट्रलाइज कर लेंगे? देखो ना यार, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। I इक्वल टू होता है Q/T। तो यहाँ से T निकाल लो। तो T इक्वल टू कितना? Q/I। देखो I इक्वल टू Q/T, तो T इक्वल टू कितना? Q/I। अब Q क्या होता है? Q क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी में पहुंचो। सरफेस चार्ज डेंसिटी एक फॉर्मूला तुम लोगों को सिखाया था। क्या होता है? देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज कितना होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। एरिया किसका? अर्थ का। उसी के ऊपर तो चार्ज है, तो एरिया किसका? अर्थ का। अब सोच के देखो, एरिया अर्थ का, एरिया अर्थ का क्या मतलब? स्फीयर का एरिया। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया का 4πr²। देखो तो चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। एरिया क्या? 4πr²। 4πr², जानते ही हो, इंटू कितना? सिग्मा अपॉन कितनी? करंट। करंट तुमको पता है 4πr² इंटू सिग्मा। ये आगे निकल कर 283.4 सेकेंड। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो क्या पता चल गया हमको कि इतने टाइम में 283.4 सेकेंड में हम उस पूरी अर्थ को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। समझ गए? कुछ नहीं करना था। I इक्वल टू Q/T लगाओ, T इक्वल टू Q/I लगाओ, Q इक्वल टू सिग्मा A लगाओ, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, एरिया ऑफ अर्थ लगा दो जो कि स्फीयर होता है 4πr² अपॉन I की वैल्यू 1800 काम रखो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट। हमारे पास सेकेंडरी सेल है 6। कितने सेकेंडरी सेल है? 6। देखो हाँ, ये हाथ भी सही है मेरा, 6 है फिंगर्स। इसमें 6 फिंगर्स हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 6 क्लियर? 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेड एसिड टाइप सेल है मेरे पास, और हर सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट है। तो एक सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट, तो 6 का कितना? 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। फिर आगे बढ़ो, कहते हैं जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है एक सेल का वो है 0.015 ओम। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 ओम। तो 6
6 सेल का कितना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 सेल का वोल्टेज कितना हो गया, देखो ईएमएफ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल 6 × 2 12 वोल्ट, 12 वोल्ट वोल्टेज हो गया 6 सेल का। इंटरनल रेजिस्टेंस एक का है 0.015, 6 का कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। तो तुम्हें दो बातें पता चल गई, सेल का टोटल वोल्टेज 6 के 6 का, और सारे के सारे सेल का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पता चल गया। अब कहता है एक सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8.5 ओम ऐड किया गया। मान लो 1 2 3 4 5 6 सेल के साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐड किया गया 8.5 का, ये 8.5 का 1 2 3 4 5 6 सेल के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया गया 8.5 का। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना 8.5, इंटरनल तुम ले आए तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है यार, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, आ गया इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना 8.5 प्लस 0.09, इतना आ गया। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन में कहता है कि करंट ड्रॉन बाय द ऑल सेल्स, सारे सेल की वजह से करंट कितनी चलेगी, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ कितना 12, टोटल रेजिस्टेंस कितना इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 8.59, सॉल्व करने पर कितना है 1.4 एम्पीयर, पहला आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन में कहता है ए सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट, कितना, ए सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैविंग ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट। सोचो एक सेकेंडरी सेल है, एक सेकेंडरी सेल है, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों तक यूज करने के बाद उसका जो वोल्टेज बचा वो 1.9 वोल्ट बचा। कह रहे हैं ए सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट एंड ए लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 380 ओम। एक सेकेंडरी सेल का जो वोल्टेज बचा वो बचा 1.9 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस बचा 380 ओम, ठीक है। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो उस सेल से मैक्सिमम करंट कितनी चलेगी, तुम लोगों को सिखाया था मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, लेकिन करंट मैक्सिमम होने पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 ले लेते हैं, तो वोल्टेज अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना 1.9, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया 380, तो सॉल्व किया तो कितना आया 0.005 एम्पीयर, क्लियर हो गया, कितना आया 0.005 एम्पीयर आया। इतनी समझ में आ गई। तो फिर अगले क्वेश्चन में इसी में क्या पूछता है, कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ ए कार, क्या ये वाला सेल जिसका वोल्टेज ईएमएफ घटकर यूज होते घटकर 1.9 वोल्ट रह गया, क्या वो सेल अब किसी कार के मोटर को स्टार्ट कर पाएगी, आंसर आ रहा है करंट का 0.005 एम्पीयर, और कार के मोटर को स्टार्ट करने के लिए, कार के मोटर को स्टार्ट करने के लिए लगभग करंट चाहिए होती है 100 एम्पीयर, कितना 100, कितना 100 एम्पीयर करंट चाहिए होती है कार के मोटर को स्टार्ट करने के लिए, और आ कितनी रही है 0.005, तो आंसर क्या करोगे, नियरली 100 एम्पीयर की जरूरत होती है कार के मोटर को स्टार्ट करने के लिए, सो कैन नॉट स्टार्ट ए कार मोटर, इसलिए जो 0.005 एम्पीयर की करंट होगी वो कार के मोटर को स्टार्ट नहीं कर पाएगी बहुत दिनों बाद, इसीलिए हमें बैटरी बदलनी पड़ जाती है, सेल बदलना पड़ जाता है। क्लियर होगी बात। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, आप इनको जल्दी से नोट करेंगे, तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आप इसको सीख के कॉपी में नोट करेंगे जल्दी से।